यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर यूनिट 8 चिकित्सकीय योग। इसमें कुछ हमें ये पढ़ने होंगे कि जो डिजीज़ के संबंधित किस तरह के हम योग के हम चिकित्सा करेंगे। तो एक आपका श्वसन विकार अगर होती है, रेस्पिरेटरी अगर डिसऑर्डर होती है, तो लक्षण क्या होंगे। श्वसन एलर्जी या पहले कुछ डेटा है कि इंडिया में करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा मामले होंगे, क्योंकि ये डेटा थोड़ा पुरानी है, तो हो सकता है कि अभी लेटेस्ट डेटा में थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसमें होती है कि श्वसन एलर्जी में के भारत करीब 1 करोड़ के मामले ही इससे ज़्यादा होंगे। छींक आना, नाक बहना, ये इसके लक्षण होते हैं। आँख में गीलापन, खुजली होना और आंखें लाल होना, नाक बंद और सिर दर्द, ये इसके लक्षण होते हैं अगर श्वसन विकार होते हैं। जैसे आपका एलर्जी संबंधी, जैसे आपका किसी को अगर मान लीजिए कि कोई वायु फीवर शोध होता है या साइनोसाइटिस होती है, कोई एलर्जेटिक होती है, इसके अगर ऐसा होता है तो इसके लक्षण ऐसे होते हैं। रीज़न क्या होती है कि मौसम का चेंज होना भी होता है, धूल मिट्टी भी कभी कभी होता है, पॉल्यूशन तो है ही, और जानवरों के रेशे, जैसे हमने अगर घर पे अगर कोई जानवर का पाला हुआ है, जैसे बिल्ली है, कुत्ते हैं, या उनके बाल अगर शरीर में जाते हैं, जैसे बिल्ली के बाल अगर जाते हैं तो इसमें कई तरह की बीमारियां होती है। तो इस तरह से हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। साइनोसाइटिस में क्या होती है कि नाक की जो आसपास की हड्डियां होती है, सामान्यतः क्या होती है, इसमें नॉर्मली एयर रहता है, हवा रहता है। अगर एलर्जी होती है तो एलर्जी होने पर जो एयर का जो आपका जो पास करना, मतलब आवागमन करना, वो ठीक से नहीं होता है, या उसके रास्ते में रुकावट आती है, और उसके रास्ते अगर बंद होते हैं तो क्या होती है, आपका इन्फेक्शन यानी संक्रमण फैलता है। यौगिक उपचार अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए आसन में क्या करेंगे, अर्ध चंद्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, उष्ट्रासन, या साथ में अगर सूर्य नमस्कार, सेतु बंदासन, अर्ध चक्रासन इत्यादि हम करा सकते हैं। लेकिन किसको क्या करानी है, उनकी उम्र और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए हमें तय करना होता है कि किस आसन किसके लिए कौन से अच्छे होंगे। षटकर्म में करेंगे जल नेति, सूत्र नेति और कपाल भाती। प्राणायाम में लाभकारी क्या होती है, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और सूर्य भेदी। इसके बाद इसके अगर दूसरे कुछ अगर बीमारी में, जैसे आप मान लीजिए कि अगर किसी को अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है, फेफड़े की बीमारी होती है, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें लंग की बीमारी है, इसमें श्वास की जो नालियाँ होती है, जो आपका ब्रोंकाइटिस होती है, वो सिकुड़ जाती है वो, और जब सिकुड़ती है तो उसमें क्या होती है, आपका सूजन आती है। सूजन आने से क्या होती है, ये अगर बढ़ जाएगा ज़्यादा तो आगे जाके ये फेफड़े में जाकर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये छलनी टिका टाइप हो जाती है, और इससे हम इसका ये पूरा प्रोसेस को हम कहते हैं एम्फाइसमा कहते हैं इसको। ये बीमारी जब किसी को ज़्यादा अगर होती है तो क्या होगी, इससे सांस से संबंधित, मतलब ब्रीदिंग से संबंधित ये बीमारी है। तो सांस में रुकावट शुरू होती है और सांस लेने में दिक्कतें होती है, मुश्किलें होती है। इसको हम देखते हैं कि इसमें जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को सांस लेने में मतलब वो अनईजी फील करता है। तो इसका लक्षण क्या होती है, घबराहट होती है, क्योंकि जब सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, घबराहट होंगे, तो सांस लेने में घबराहट, खांसी हो सकती है, और खासकर रात में, मतलब रात्रि श्वास में दिक्कत ज़्यादा होती है। थकान भी होगा, क्योंकि अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो थकान तो होगा। लेटने में, सांस लेने में इत्यादि में परेशानी हो सकता है, और श्वास नली में क्या होती है, सिकुड़ना, इसका लक्षण हो सकते हैं। रीज़न क्या होता है, एक तो आपका स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग करने से इसका इफेक्ट पड़ता है। पॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल, धूल कण जो बड़े शहर में रहते हैं, या जहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, जहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होती है, या जहाँ पे आपका ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग होती है,
तो इसके कारण ऐसा हो सकता है। यौगिक उपचार में क्या करेंगे? आसन में करेंगे धनुरासन, भुजंगासन, चक्रासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्य क्रीड़ासन, सूर्य नमस्कार इत्यादि। प्राणायाम के लिए क्या करेंगे? कौन से आसन किसको करानी है उनके स्थिति देखकर हमें तय करना होते हैं। नाड़ी शोधन, भ्रामरी, भस्त्रिका और उद्गीत। और षटकर्म में क्या होती है? सूत्र नीति, जल नीति। उससे क्या होती है? काफ़ी आराम मिलती है जो करने में सक्षम है, सूत्र नीति और नहीं तो फिर जल नीति। फिर आता है टीबी। टीबी को हम क्षय रोग भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसको राजयक्ष्मा कहते हैं इसको, यानी रोगों का राजा। लक्षण में क्या होती है? 3 सप्ताह से अधिक खांसी होती है, खांसी या बलगम में खून आती है, भूख लगना कम हो जाता है, रात्रि में पसीना आती है, वजन घटता है, दिन में क्या होती है? आपका लगातार उसका कमजोरी आती रहती है। रीजन धूम्रपान, प्रदूषण तो है ही इसका कारण आपका, क्योंकि ये छुआछूती होती है। मतलब अगर किसी को टीबी हुआ है, अगर वो खांसता है, उसके खांसी से जो आपके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उस ड्रॉपलेट को अगर कोई किसी के बॉडी में जाता है या अगर उसके ज़रिए भी हमें, मतलब किसी अच्छे इंसान को हम देखते हैं कि उनको भी टीबी होते हुए, ये आपका एक तरीके से संक्रामक होती, मतलब एक से दूसरे में आपका कम्युनिकेबल डिजीज की तरह फैलती है। इसलिए जब भी अगर किसी को ऐसा होता है तो अपने मुंह में खास कुछ कपड़े रख के या मास्क, कभी तो मास्क पहन के, या इस तरह का होना चाहिए कि जिससे कि हमारा जो थूक है वो बाहर ना जाए और वो फैलने से रोके। और अगर ऐसा कोई इस तरह से कोई खांसता है, उससे खांसी के एक खास लक्षण होते हैं। ऐसा अगर उस तरह के लक्षण अगर कोई खांसता है तो हमें 3 फीट दूर खुद ही हो जाना चाहिए, या अपने पास रुमाल इत्यादि रख करके बचाव करना चाहिए ताकि हम इनहेल ना करें। यौगिक उपचार में क्या होती है? आसन में सूर्य नमस्कार, मत्स्येंद्रासन, योग निद्रा और शशांकासन, हस्तोत्तानासन, शवासन, भुजंगासन, ताड़ासन, मकरासन, हलासन इत्यादि। प्राणायाम हम करते हैं नाड़ी शोधन, भ्रामरी। षटकर्म में करते हैं कपालभाति, जल नीति और धौती। इसके कुछ डेटा ही ऐसा है कि जब इसका शोध किया गया कि दुनिया में हर 3 में से एक व्यक्ति टीबी से पीड़ित है, मतलब 33% करीब करीब। हर साल लगभग 30 लाख लोगों की मौत होती है, जो आंकड़ा था, ये 2017-18 का आंकड़ा है। यह टीबी गाय, भैंस, सुअर इत्यादि में भी पाया जाता है। अगर टीबी पीड़ित जानवर का मांस या दूध बिना अच्छी प्रकार से उबाले अगर खाया या पकाया गया हो तो वो टीबी का वायरस कैरी कर सकता है। इसलिए दूध को हमें बहुत अच्छे से उबाल लेना होता है, और जो भी हम नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से उसको पकाया जाना चाहिए होता है। उसका जो पैरामीटर्स है उसको फॉलो करना चाहिए होता है। 2007 के अंदर देखा गया कि विश्व में करीब 13.7 मिलियन मामले थे, और 10 तक आते आते वो आपका 8.8 मिलियन और नए मामले ऐड हो गए। कुछ शोध हुई है टीबी के ऊपर, इसके कई तरह के वैक्सीन डेवलप किए गए हैं। टीबी के लिए नए टीकों को भी आपका कोशिश की जा रही है कि नया वैक्सीन डेवलप हो जाए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर काम चल रही है। एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी के ऊपर है आपका, काफ़ी मतलब सरकार देती है जब एलोपैथिक के ट्रीटमेंट के में। और एग्जैक्टली टीका अभी तक डेवलप जैसे कि पहले दूसरे जो जैसे पोलियो की तरह टीका निकला है, टीबी की तरह अभी तक ऐसा नहीं है, अभी कोशिश की जा रही है। और बीसीजी एक आपका जो है वैक्सीनेशन कहा जा रहा है कि वैक्सीन के ऊपर काम की जा रही है। इसके जब
पहले ये लाइलाज था, मतलब ठीक नहीं होता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अभी क्यूरेबल है। किसी को टीबी होता है तो वो ठीक हो जाता है। वैक्सीन के कई काम चल रहे हैं, उसमें से आपका एक MVA-85A है, यह आपका एक वैक्सीन है जिस पर साउथ अफ्रीका महाद्वीप पे इसका आपका परीक्षण चल रहा है। इसके हिस्ट्री में जाएंगे तो 17वीं शताब्दी में चिकित्सा की किताब में ये आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जो है, इसको वैज्ञानिकों द्वारा उसको लिखा गया, उल्लेख किया गया। सिविल्स ने 1679 में अपनी किताब में ओपेरा मेडिका में इसके बारे में लिखा है कि इस बीमारी को फेफड़े से जुड़ी बीमारी को बताया गया है। किस समय? 1679 में। वैक्सीनेशन पर भी काम चल रही है, एग्जैक्टली नहीं मिली है लेकिन कोशिश जारी है, लेकिन इलाज अभी इसका संभव है। 1839 में JL स्कॉटलैंड ने इसको पहली बार नाम दिया था ट्यूबरकुलोसिस टीबी, याद रखिएगा अगर नाम पूछा जाए तो। फिर 1854 में हर्बर्ट क्रीमर, वो खुद भी एक आपका पेशेंट थे, इसके इलाज का उन्होंने नींव रखा, शुरू किया, प्रपोजल दिया। फिर 1882 में रॉबर्ट कोच, इन्होंने टीबी के कीटाणुओं का पता लगाया जो जिस कीटाणु से टीबी होते हैं। 1906 में BCG यानी कि बैसिलस कॉलमेट यूरिन वैक्सीन की खोज एल्बर्ट और के मिली ने की। आज इससे लगभग BCG के 80% टीबी के मरीजों का इलाज होता है। पुख्ता टीका बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज इलाज संभव है। कुछ टाइम पहले एक बहुत चैलेंजिंग था, अब मल्टी ड्रग थेरेपी और कई तरह की चीज़ें हैं जिसके ज़रिए अगर किसी को होता है तो इलाज की जाती है। फिर आती है आपका हृदय संबंधी विकार आती है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के लिए। हाइपरटेंशन HTN, इसको उच्च रक्तचाप कहते हैं। हाइपरटेंशन जिसमें क्या होती है आपका धमनी उच्च रक्तचाप, मतलब हमारा BP हाई हो जाती है तो धमनी उच्च रक्तचाप भी इसको कहते हैं। इसको हम सेकेंडरी हाई BP भी कहते हैं। लक्षण में क्या होती है, जब किसी को होता है तो हेडेक होती है, मतलब आपका सर पर दर्द होती है, और पीछे की तरफ कान में क्या होती है, झंझनाहट होती है, एक चिंता आती है, दिल की धड़कन क्या होती है, तेज हो जाती है। एक बड़ी कारण यह है कि अवसाद, चिंता और डिप्रेशन इसका एक कारण होती है, और ठीक से अगर नींद नहीं होती है तो भी इसका यह कारण होती है। रिस्क फैक्टर में क्या क्या आता है? स्मोकिंग करना, ज़्यादा नमक खाना, क्योंकि नमक में क्या सोडियम होता है, NaCl होती है। हम जो कॉमन सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं उसकी फॉर्मूला होती है NaCl। इसमें Na मतलब सोडियम होता है, Cl मतलब क्लोरीन होती है। तो जो सोडियम का मात्रा होता है, सोडियम BP को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है सोडियम का मात्रा, तो इसलिए सॉल्ट को कम करने के लिए बोलते हैं। या एक और सॉल्ट आती है पोटेशियम क्लोराइड, KCl कहते हैं। तो KCl NaCl का जगह इस्तेमाल करने के लिए कुछ डॉक्टर सलाह दे सकते हैं, तो डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग काम करने होते हैं। इसमें आपका क्या होती है कि जो ज़्यादा लोग मोटे होते हैं, मोटापा जो होती है भी एक आपका कारण होती है, रिस्क फैक्टर होती है। इसके अलावा जो किडनी का डिजीज़ वगैरह भी रिस्क फैक्टर के काम में आती है। यौगिक उपचार करेंगे तो इसके आसन में सुखासन या शवासन, जो आपका शिथिलात्मक आसन जो होती है, मत्स्य क्रीड़ासन, योग निद्रा, पवन मुक्तासन, वज्रासन, ये सारे आती हैं। जिस आसन से सांस की गति बढ़ती है उसको मना की जाती है, या जिससे सांस की गति ज़्यादा होती है उसको मना की जाती है, ठीक उससे बढ़ सकता है। प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, उद्गीत, नाड़ीशोधन, शीतली ये हम कर सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका मत कराइएगा। षटकर्म में जल नेति, योग निद्रा अच्छा काम करता है, क्योंकि उसमें जितने आपका शिथिल होंगे, तनाव कम होगा, उतना अच्छे आपका इसमें परिणाम आएगा।
आहार में क्या करते हैं, एक सादा संतुलित आहार देते हैं, पेय पदार्थों का ज़्यादा उपयोग करने के लिए कहा जाता है। योग निद्रा से अच्छे परिणाम तो निकलते हैं, और जितना अगर ध्यान करेंगे तो उससे भी अच्छे निकलती है। ध्यान से भी काफ़ी शांत हो जाते हैं। बीपी के लिए हम देखते हैं कि जब हम इसका ब्लड प्रेशर हम देखते हैं कि जो सिस्टोलिक होती है, ये हृदय की जो मांसपेशी होती है, उस समय आपका 100 से 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है। और डायस्टोलिक अगर देखेंगे तो जब तनाव मुक्तता होती है तो 60 से 90 मिलीमीटर ऑफ आपका मरकरी 90 से 100 के आसपास। पुरानी धमनी की बीमारी अगर हम बात करें तो आर्टरी धमनी की जो दीवार होती है उसमें फैट, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल मतलब बसा इसका अगर इकट्ठा हो जाती है तो ये आपकी बीमारी उत्पन्न होती है। करीब इंडिया में करीब 1 करोड़ मामले या उससे ज़्यादा ही होंगे होते हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे बन चुकी है कि इससे ज़्यादा हम प्रभावित हो जाते हैं। लक्षण क्या होती है? लक्षण में आपका आता है श्वास की कमी, दिक्कत आना, छाती में दर्द होता है, थकावट, पसीना इत्यादि आती है। जो कारण बताई जाती है, रीज़न में क्या होता है, शारीरिक श्रम की कमी होना एक कारण बताए जाते हैं। हम लोग ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते। जो खाना खाते हैं उसमें फैट ज़्यादा होती है, फास्ट फूड वगैरह रहेंगे उसमें जिसमें ज़्यादा आपका फैट होती है। चाय इत्यादि जो होती है इसका एक कारण हो सकती है, कारण के में आपका गिना जाता है। तो ये सब चीज़ हमें अपने आप को बचाने होंगे। और इसमें आपका यौगिक उपचार में देते हैं कि पवन मुक्तासन, तारासन, भिक्षासन, फिर आपका उत्तान पदासन, अर्धचंद्रासन, अर्धचंद्रासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन, सूर्य नमस्कार इत्यादि। प्राणायाम जब करेंगे तो इसमें प्राणायाम में आपका नारीशोधन हो गया, भस्त्रिका हो गया इत्यादि। और षटकर्म में करेंगे तो कपालभाति कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे परिणाम देता है। योग निद्रा और 3-4 मिनट का ध्यान काफ़ी आराम देता है। खाने में जो गहरे रंग की सब्जियां होती है, जैसे सब्जी और फल खाने के लिए कहा जाता है। सलाद ले सकते हैं, गाजर, पालक, और अगर साग वगैरह में पालक ले सकते हैं। इसके अलावा अखरोट, बादाम ले सकते हैं। परहेज में क्या होती है कि नमक और मीठा कम करना चाहिए या कम खाए, बंद तो नहीं करेंगे लेकिन कम खाए। कैफीन जिसमें होती है उसको बंद कर देना चाहिए, जैसे चाय में, कॉफ़ी में, कोल्ड ड्रिंक में कैफीन होते हैं। अगर कुछ लेते हो तो उसका बॉटल का अगर रीडिंग करोगे, लेबल जो लिखा होता है उसमें लिखी होती है कि इसमें कंटेंट कैफीन है कि नहीं है, तो उसको देख कर आपको अवॉइड करनी चाहिए, जिसको भी पेशेंट का अवॉइड करना चाहिए। छाती दर्द या दिल का दौरा, ये एक आपका कोरोनरी धमनी का रोग होता है। इसके कारण क्या होती है, धमनी में थक्के, ऐंठन और सूजन इत्यादि के इसका रीजन कारण होती है। अब ये होती क्यों है? आप जानते हो कि जब हमने ज़्यादा अगर मीठा या फैट युक्त खाना खा लिया तो वो फैट कहाँ जाएगी? आपका लीवर में स्टोर होगा, या तो आपका स्किन के नीचे स्टोर होगा, या फिर मसल्स के बीच में आ जाएगा। तो लीवर जो होती है उसको एक समय के बाद उसको वो कन्वर्ट कर देती है आपका एक किस तरह के फैट में, जो हमें धमनी में जाकर के वो आपका रुकावट पैदा करता है। कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं हम लोग। कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी आप जानते हो, LDL, VLDL, HDL। HDL अच्छा होता है और VLDL बहुत ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट अटैक के लिए।
LDL भी बुरा होता है। धमनी में क्या होती है, कारण क्या होती है, धमनी में थक्के हो जाते हैं, ऐंठन, सूजन इत्यादि हो जाते हैं। अगर ठीक से योग का उपचार किए जाए तो इसमें अच्छे अच्छे लाभ मिलते हैं। कई जगह से ऐसा रिपोर्ट मिलती है कि अगर ठीक से किया जाए तो उसके लाभ अच्छे मिलते हैं। लेकिन योग्य गुरुदेव और योग्य देख रेख करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए। कुछ आसन में पवन मुक्तासन, वज्रासन, सेतुबंधासन, सर्पासन, ताड़ासन, शशांकासन इत्यादि, मत्स्य क्रियासन, शवासन इत्यादि। प्राणायाम में कपालभाति बहुत अच्छा काम करता है। प्राणायाम ये आपका षटकर्म में, कपालभाति में नहीं आता है। कपालभाति में आपका काम करता है भ्रामरी, इसमें प्राणायाम में आपका काम करता है आपका अनुलोम विलोम, काफ़ी अच्छा काम करता है। लेकिन कपालभाति बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन किसी को अगर यह कपालभाति करने से पहले उसकी स्थिति देखना चाहिए होता है, क्योंकि बिना एक्सपर्ट के, क्योंकि अगर वो पेशेंट है तो उनको कितनी मात्रा में उनके लिए सूटेबल होगा, वो एक्सपर्ट या विशेषज्ञ जो है उनके बिना राय से नहीं करना चाहिए कि भस्त्रिका अगर करेंगे तो कितना करना चाहिए। भ्रामरी तो कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। कपालभाति और भस्त्रिका, क्योंकि इससे आपका श्वास की गति बढ़ जाती है, इसलिए जो योग्य गुरु या शिक्षक के देख रेख में करना चाहिए। कितना करना चाहिए नहीं, इसको हिसाब से वो तय करते हैं। पथ्य में क्या होती है, जितने रेशेदार आपका जो आहार होती है इसको लेते हैं, फाइबर्स इत्यादि, फल सब्जी लेते हैं, दाल मेवे इत्यादि लेते हैं। लेकिन ख्याल रखना होता है कि ऐसा चीजें ना ले जिसमें ज़्यादा आपका फैट हो। हालांकि फैट का भी होती है, कैटेगरी होती है कि वो फैट आपका HDL देगा या VLDL देगा या क्या देगा, उसके आधार पे हम काफ़ी इसका अलग से स्टडीज़ है, तो उसमें आप अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे कि किस में क्या किस तरह के फैट होते हैं। जैसे केवल फैट ही नहीं होता है, कैसे अगर मान लो कि कोई अगर नॉनवेज खाते हैं और अगर रेड मीट खाते हैं तो उसका फैट बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बैड होता है, उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। इसके बारे में डिटेल आप पढ़ोगे आपको जब एनाटॉमी इत्यादि पढ़ोगे। तो अपथ्य में क्या होती है, नमक, क्योंकि नमक क्या करता है अभी बताया था, सोडियम का मात्रा बढ़ाएगा तो क्या होगा, BP को बढ़ा देगा, तो ये सही नहीं होता है। जंक फूड, अल्कोहल, फैट इत्यादि, फैट के बारे में भी बताया अभी आपको कि फैट का भी कई कैटेगरी होते हैं और इस हिसाब से उसका आपको स्टडी करने होंगे पेशेंट को देने से पहले, और फिर तय करने होंगे कि जो फैट वो लेता है उस फैट में क्या मिलती है लास्ट प्रोडक्ट, VLDL आता है, HDL आता है या LDL आता है, फिर उसके हिसाब से आपको फैट को मनाई की जाती है। लेकिन इसके कैटेगरी को आपको जानने पड़ेंगे, जान को उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट को डिसाइड करने पड़ेंगे। जंक फूड तो एकदम ही नहीं, अल्कोहल एकदम नहीं। कोरोनरी आर्टरी आपका जो सर्जरी के लिए होती है, तो एक आपका वैक्सी सब्सटेंसेस होती है, उसको प्लैक कहते हैं इसको, ये बिल्डअप करता है आपका कोरोनरी आर्टरीज के अंदर। योग के उपचार में हम कहते हैं कि आसन, सूक्ष्म व्यायाम अच्छा काम करता है। ग्रीवा चक्रासन, स्कंध चक्रासन, या स्कंध आपका चक्र जो हम लोग शोल्डर जो हम लोग शेयरिंग करते हैं, कोहरी नमन, ये सब आपका सूक्ष्म व्यायाम जब आप अध्ययन किए हो 48 होती है कुल मिलाकर के, उसमें आता है। फिर आपका आता है आसन में ताड़ासन, पवनमुक्तासन, पर्वतासन, शशांकासन, तीरक ताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, शवासन। शवासन में आपको विश्रांति मिलती है और काफ़ी हेल्पफुल होता है, तनाव खत्म हो जाती है। तनाव मैक्सिमम लोगों के डिजीज के कारण रीजन होती है, रिस्पॉन्सिबल है तनाव खत्म होती है, इसलिए ध्यानात्मक आसन। प्राणायाम में आपका सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, नाड़ीशोधन। मुद्रा में आपका हृदय मुद्रा, और योग निद्रा ध्यान, ये क्या करती है, रिलैक्स करती है बॉडी को और आपका तनाव मुक्त करती है, इसलिए बहुत हेल्पफुल है। कार्डिक आस्थमा में ये ज़्यादातर कफ, श्वास की कमी, ये आपका एक कफ है, आपका श्वास की कमी, और एक आपका कॉन्जेस्टिव कार्डियक
हार्ट फेलियर का कारण होती है, रीज़न होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, कार्डियक अस्थमा। यौगिक उपचार में क्या होती है कि सिद्धासन, बकासन, अर्ध मत्स्यंद्रासन, शवासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, नकरासन, सूर्य नमस्कार इत्यादि। ये तो है, लेकिन इन सब का बहुत बड़ी मुख्य कारण तनाव होती है। तनाव जब होती है, नकारात्मक इम्पल्सेस होती है, जो नकारात्मक भावनाएं होती है, इससे कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस होती है और तब हमें बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती है। इसलिए तनाव कम करने वाले की जो चीज़ें, जो जैसा शवासन हो गया, प्राणायाम करेंगे तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, इससे तनाव खत्म होती है। और उसके साथ साथ बहुत से जो नेगेटिव इम्पल्सेस, नेगेटिव फैक्टर्स जो होती है उसको ख़त्म हो जाती है। तो इसमें से फिर काफ़ी लाभ मिलती है सारे इन सब बीमारियों में। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, उद्गीत, प्राणायाम में करेंगे। मुद्रा में ताड़ागी मुद्रा, अग्नि, प्रणाम मुद्रा और महामुद्रा। एंडोक्राइनल और यह आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अंतःस्रावी और चयापचय विकार। इसमें क्या होती है, आपका पहले आपका आता है डायबिटिक मेलिटस। तो जब ऐसा होता है किसी को, इसमें खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन जो होता है उसकी कमी होती है और ग्लूकोज का पाचन ठीक से नहीं हो पाता, तो उसको डायबिटीज कहते हैं। करीब करीब 20% यानी वन फिफ्थ पॉपुलेशन जो है ऑन रिकॉर्ड डायबिटीज का शिकार है। बच्चे भी हो रहे हैं आजकल। ये 3 तरह के होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 और लेवल 2, और आपका जो होती है आपका लेवल 3 तो नहीं, आपका लेवल 1 में क्या होती है, टाइप 1 कहते हैं इसको, या टाइप 2 कहते हैं इसको, और ये आपका जेस्टाशनल डायबिटीज होती है। इसमें टाइप 1 में क्या होती है, आपका इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट होती है डायबिटीज के साथ, मतलब वो इंसुलिन पे निर्भर होते हैं। ये तब होता है जब उनके बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, इंसुलिन बनता नहीं है। टाइप 2 में क्या होता है कि ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है डायबिटीज। ये तब होती है जब सेल तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इंसुलिन पर क्या कर रही है, वो प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं। और आपका गर्भ से ही आपका गर्भावधि मधुमेह होती है, इसे गर्भावधि आपका डायबिटीज कहते हैं इसको। ये जब प्रेग्नेंट होते हैं, गर्भ धारण करते हैं, उस समय ये आजकल देखो तो सबसे बड़ी कारण जो इसको तनाव ही मानते हैं, क्योंकि तनाव जो होती है, जो पैनक्रियाज जो होती है, उसका कारण, उसका सिक्रेशन में आपका ठीक से नहीं हो पाता है और इसका फंक्शन में बहुत कमी हो जाती है और इरेगुलरिटी आ जाती है। तो इसका बहुत बड़ी कारण तनाव से जोड़ते हैं डायबिटीज़ को। और इसके बाद हमारा खान पान भी होती है और नेगेटिव इम्पल्सेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसका मतलब कारण में आती है। एक तनाव होती है और हमारा जो खान पान, यानी कि एक तो हमारा डाइट रिस्पॉन्सिबल होती है और अनियमित दिनचर्या भी होती है, क्योंकि इस समय मतलब हमें मैक्सिमम आजकल इसको तो डॉक्टर कहते ही है कि आपका लाइफस्टाइल डिजीज में गिनते हैं, तो जीवन शैली में आती है, खान पान इत्यादि में आती है। तो सबसे पहले उनको ऐसे अगर किसी को होती है तो सबसे पहले उनको तनाव को ख़त्म करने के लिए जो चाहिए चीज़ें उसको करना ज़्यादा अच्छा होता है। आसन में आपका पवन मुक्तासन हो गया, भुजंगासन हो गया, मत्स्यंद्रासन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया, हलासन, ये सारे काम करते हैं और डिपेंड करता है कि पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। उसके बाद आपका प्राणायाम में आपको उज्जाई प्राणायाम हो गया या भ्रामरी अच्छा काम करता है, क्योंकि भ्रामरी में क्या होता है कि आपको भ्रामरी सब कोई भी कर सकता है और इसमें तनाव काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद आपका नाड़ी शोधन, लेकिन नाड़ी शोधन थोड़ा सा समय थोड़ा सा करने, ऐसा नहीं कि खाली 5 मिनट किया तो बहुत अच्छे परिणाम आ जाएंगे, थोड़ा समय देना पड़ता है नाड़ी शोधन में। जिनको नाड़ी शोधन नहीं हो पा रहा है उनको अनुलोम विलोम कराएं, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि हर कोई कुंभक नहीं लगा पाता है। षटकर्म में नौली, कुंजन इत्यादि होती है और धौती भी अच्छा काम करता है, लेकिन धौती, अग्निसार सबके लिए नहीं, सब कोई करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो जो करने में कंफर्टेबल है उनके लिए ठीक है, जो नहीं है, क्योंकि बस धौती, अग्निसार, नौली, ये सारे एक अभ्यास की, मतलब एक आपका प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही हम कर सकते हैं इसको। बंद में उद्यान बंद, लेकिन उद्यान बंद
लगाने के लिए भी जिनसे लग पाता है वो करेंगे, बाकी जो नहीं लग पाते हैं उनके लिए बाकी आप जो उनसे संभव है उसको कराएंगे। ध्यान में मणिपुर चक्र में करते हैं और सोहम का हमें इसमें जाप करते हैं या रिपीटेशन करते हैं। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाई जाती है। मोटापा एक बड़ी समस्या है, बहुत सी बीमारियों का जननी है मोटापा, ओबेसिटी। आज मोटापा खाली हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मतलब चुनौती बनी हुई है ओबेसिटी। तो BMI आपका जो होती है हम निकाल देते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं इसको। मोटापा का कारण क्या होती है कि हम ज़्यादा अगर खाना खा लेते हैं और अगर हम वर्कआउट कम करते हैं, मोटापा के एक ज़्यादा खाना भी पूरा डिफाइंड नहीं है, क्योंकि खाना का कैलोरी कितनी है इसको हमें पता करना होता है। जैसे अगर मान लो कि अगर आपने एक स्टडीज में कहते हैं कि अगर आप आधा अगर सलाद ले लिया आपने तो कैलोरी काफ़ी कम जाती है। अगर आपने खाने में अगर आधा अगर हाफ पे अगर सलाद रखा है तो इसको कुछ लोग आपको 40% 60% भी कहते हैं। तो सलाद से क्या होता है कि कच्चे सलाद आप जब खाते हो तो उसके आपको न्यूट्रिशन पूरा मिलती है, और सलाद के मैक्सिमम चीज़ों में कैलोरी कम होती है। जैसे आपने मूली ले लिया, साथ में आपने बाकी ऐसी चीज़ें, खीरा ले लिया, तो जिसके आपको कैलोरी की वैल्यू कैलोरी काफ़ी कम होती है, मतलब आपको उसमें आपको मोटापा नहीं आएगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें मिलती जाएगी। तो यहाँ पे भोजन में ध्यान रखना चाहिए। और जो बाकी भोजन करते भी उसमें हमें देखना होता है कि कैलकुलेशन करनी होती है कि उसमें ऑयली चीज़ कम हो। जैसे अगर कोई मूंगफली का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मूंगफली में भी अच्छे खासा मात्रा में ऑयल होती है, भले ही आप उसमें बाहर से तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो किस में कितने % ऑयल होती है वो आपको जानने पड़ेंगे, जान के फिर उसको आपका डाइट को आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। आप जानते हो डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग किस एज में और किस तरह का काम करने वाले के लिए कितने कैलोरीज चाहिए होता है। जैसे जो घर पे रहते हैं और ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं तो फीमेल के लिए 1600 कैलोरी चाहिए होता है, मेल के लिए करीब 2000 चाहिए होता है। लेकिन जो प्रेग्नेंट कोई लेडी अगर अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं और या फिर प्रेग्नेंट अगर है तो उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए होता है, क्योंकि माता और बच्चे दोनों को चाहिए होता है। तो उस समय करीब 3600 से लेकर 4000 तक के कैलोरीज उनको चाहिए होता है। वैसे ही अगर कोई लेडी ऐसी है जो मजदूरी का काम अगर कोई काम करते हैं तो उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए होता है, तो उनको करीब 2600 से लेकर के डिपेंड करते हैं उनके काम के आधार पे उनको इतना कैलोरी चाहिए होता है। तो उस अकॉर्डिंग हमें तय करना होता है कि किसको कितना देना होगा। लेकिन इसमें मेन कारण होती है ज़्यादा खाना और फैट युक्त, मतलब आपका खाने में उन सब चीज़ों को मतलब बैलेंस डाइट ना लेना, शारीरिक श्रम की कमी करना इत्यादि। ओबेसिटी का संबंध तनाव से भी होती है, यहाँ तनाव को मेंशन नहीं किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि तनाव बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तो उसको ओवरकम करने के लिए लोग ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और उस समय भी उनका क्या होती है, आपका वेट बढ़ जाती है। और भी बहुत से रीज़न होती है, कुछ आपका जेनेटिक भी होती है, और भी बहुत तरह के कारण होती है। आसन में सूर्य नमस्कार, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, नौकासन इत्यादि बहुत अच्छा काम करता है। शंख प्रक्षालन का आसन भी अच्छा काम करता है। इसमें एक कनेक्शन सी होती है, किसी को अगर पेट साफ नहीं होता है या ऐसा कुछ फैक्टर्स होती है जिसको अगर मेटाबॉलिज्म अगर सही नहीं होता है, पाचन क्रिया अगर ठीक से नहीं होती है, तो भी आपका वेट बढ़ने से संबंधित मिलती है। तो उस समय उसको अगर पेट साफ होता है, भूख अच्छी लगती है, तो जो एक्स्ट्रा जो जमा हुआ फैट है वो बर्न होने लगता है, तो उससे भी आपका थोड़ा समय बाद मोटापे में आपको लाभ होती है। कुछ आसन होती है जैसे मत्स्यंदासन हो गया, मंडूकासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया, कटी चक्रासन हो गया, ये सारे आपका हेल्प करता है
सूर्य नमस्कार तो बहुत अच्छा हेल्प करता है अगर अच्छे से किया जाए, क्योंकि कंप्लीट आपका एक वर्कआउट है उसमें। प्राणायाम में भस्त्रिका बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि भस्त्रिका फैट को बर्न करने में बहुत बहुत अच्छा होता है भस्त्रिका। और नाड़ी शोधन भी अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा होता है, परिणाम मिलती है। षटकर्म में कपालभाति बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है षटकर्म में। अगर कपालभाति कोई कर सकता है, क्योंकि कपालभाति के कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, प्रेग्नेंट लेडी नहीं करेंगे, पीरियड के टाइम में लेडीज़ नहीं करेंगे, ऐसा कई तरह की चीज़ें होती है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो कपालभाति वेट लॉस करने में, मोटापा सही करने में बहुत अच्छा काम करता है। धौती, नौली भी अच्छा काम करता है, लेकिन नौली सब जो कर सकता है, क्योंकि नौली तो सब कोई नहीं कर पाएगा, जो कर सकते हैं। शंख प्रक्षालन भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन शंख प्रक्षालन आप बार बार नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2 बार पूरे साल में। नॉर्मली एक ही बार करते हैं, सितंबर या मार्च, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, मैक्सिमम 2 बार, लेकिन एक ही बार करना चाहिए साल भर में। तो ये सबके लिए, और उसके पहले भी बहुत सी चीज़ देखने पड़ते हैं। शंख प्रक्षालन के पहले इंसान का बहुत से मेडिकल चीज़ें देखने पड़ते हैं, तो इनमें से जो भी बेस्ट होता है उसको कर सकते हैं। फिर आता है प्रसूति, स्त्री रोग, मासिक धर्म विकार, डिस्मेनोरिया, कस्ट्राप्टो कहते हैं इसको। ये प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी में क्या होती है, इसमें आपका पीरियड नॉर्मल होता है। सेकेंडरी में क्या होती है, मुख्यतः इसको ही हम देखते हैं कि इसको पेनफुल पीरियड्स होती है, क्रैम्प आता है, पेनफुल होता है जब स्टार्ट होते है उस समय। लक्षण में क्या होता है कि मेन जो पेन होती है आपका पेल्विक या लोअर एब्डोमेन में होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। बैक पेन, डायरिया, ये सारे उसके लक्षण हो सकते हैं। कुछ है आपका ये देखा जाता है कि कॉमनली आपका जब आपका इरेगुलर पीरियड होना, या बॉडी वेट का लो हो जाना, वॉमिटिंग होना। वॉमिटिंग तो आम लक्षण होती है। सिर दर्द होना ये भी आम होते हैं, सबका अक्सर मिलती है देखने के लिए। थकावट या थकान लगना, इस तरह के। रीज़न में क्या होती है कि शारीरिक श्रम की कमी होती है, शरीर में कमजोरी इत्यादि होती है। और भी कई तरह के रीज़न होते हैं, इसमें 1-2 दिया गया है, और भी बहुत तरह के रीज़न हो सकती है। तनाव भी एक बहुत बड़ी कारण होती है, और भी इसके पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइफस्टाइल में भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह खाना खाते हैं, किस तरह के हम सोच रखते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है इसको कि एक आपका आयुर्वेद में कहते हैं इसको आपका आचार रसायन। आचार रसायन में ही होती है कि हमारा थॉट, और अभी तो आपका एलोपैथ भी कहता है कि सबसे पहले हमारे जो विचार आते हैं, उस विचार से हार्मोन्स आपका प्रभावित होते हैं, उसके बाद उसके कई तरह के शरीर में उसका लक्षण दिखाई देते हैं। तो हमारा थॉट भी बहुत ज़्यादा असर करता है इन सब चीज़ों पे। इसलिए हमें कभी भी, हम जब किसी के लिए ईर्ष्या या किस तरह के आपका जेलसी, ईर्ष्या या आपका क्रोध, इस तरह के जो नेगेटिव इम्पल्सेस होती है, थोड़ा बहुत समय होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर ज़्यादा होता है तो इसमें जो रिएक्शंस होती है, एक्चुअली ये सब जो थॉट होते हैं ये हमारे बॉडी के मन से आता है। मन के अंदर जब बॉडी में जाता है तो बॉडी में जा करके ये आपका विजातीय तत्व का उत्पन्न करता है, मतलब टॉक्सिन एलिमेंट को उत्पन्न करता है, जिसको नेचुरोपैथी में आपका विजातीय तत्व कहते हैं। अब अगर विजातीय तत्व अगर घर आपका बॉडी में आए, किसी के बॉडी में आएगा तो बॉडी से उसको जहाँ पे जाएगा वहाँ पे उसका परेशान करेगा, वो आपका बीमारी पैदा करेगा। तो उस विजातीय तत्व को निकाल देना है। तो निकालने के लिए जो तरीके होते हैं उनमें से आपका आता है, जैसे जल नीति कुंजल एक आपका षटकर्म का तरीका है। दूसरा क्या आता है आपका, सबसे बढ़िया होती है कि जो पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि प्रतिपक्ष भावना, ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर कुछ बुरा विचार आता है तो उसका काउंटर थॉट हम लेते हैं। अगर किसी के लिए कुछ जेलसी आता है तो उसका काउंटर क्या होगा कि हम प्रार्थना करें उसके लिए बहुत अच्छा हो, प्रे करें, तो ये काउंटर थॉट होती है। इससे क्या होती है कि प्रतिपक्ष भावना, वो चीज़ें खत्म हो जाती है। शिथिलीकरण में हम योग निद्रा शवासन करते हैं, ताकि वो
एक जो तनाव की स्थिति है उससे बाहर निकल आए। मुद्रा में हम करते हैं, मुद्रा अच्छा काम करता है। विपरीत करनी, सहजले, मूलबंध अच्छे काम करते हैं। प्राणायाम में आपका अनुलोम विलोम, नाड़ीशोधन, इसका करने से क्या फायदा होता है कि जो नेगेटिव इम्पल्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहते नहीं है लेकिन अपने आप थॉट आ जाता है। उस थॉट से हम जैसे खुद ही फाइट करते हैं कि हमें ऐसा, हमारे अंदर ऐसा थॉट क्यों आ रही है। तो उसको काउंटर करने के लिए, उस फाइट को हेल्प करने में अनुलोम विलोम बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे हमारे अंदर एक ऐसा मतलब विचारों का, एक सात्विक विचारों का एक आपका कह सकते हैं आप, इसका एक आपका इस तरह से परत बनता है जिसके बाद ये सब जो नकारात्मक विचार होती है आधा कम हो जाता है जितना आप अनुलोम विलोम नाड़ीशोधन करोगे। उज्जयी भ्रामरी भी आपका हेल्पफुल होता है। नाड़ीशोधन, अनुलोम विलोम, इसका फल मैंने खुद देखा है बहुत लोगों पे, और मैंने देखा कि बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे अंदर के विचारों की, भावनाओं में बदलाव आती है, वैसे वैसे हमारे बाहर के शरीर के जो रोग, उसमें भी आपको बदलाव आती है। आसन जो काम करता है, आसन जब करते हैं खास तरीके से, जैसे भुजंगासन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, धनुरासन हो गया, ये सारे आसन एक मर्म पॉइंट को दबाता है। और जब स्पेसिफिक मर्म पॉइंट दबती है, मर्म बॉडी में जो 107 मर्म पॉइंट होते हैं, तो जब मर्म पॉइंट दबती है तो वो जाकर के आप एक खास तरह के अंदर प्रतिक्रिया देता है जिससे हमारे थॉट में सकारात्मकता आती है। और जो सिद्धासन लगाते हैं तो हमारे अंदर के बहुत से नकारात्मक चीज़ें आपका अपने आप प्रशमित